करना चाहिए, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल रिस्क के पैरामीटर्स भी मौजूद हैं, डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर्स भी मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं जिसमें आप डेटा डाल करके इनपुट ले सकते हैं। बट स्टिल वो कंप्यूटर है, वो एनालिसिस है, डेटा भी आपका डाला हुआ है, डेटा भी एक्यूरेट है कि अप्रोक्सीमेट है, फिर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बेस पे डिसीजन तो आप ही जनरेट कर रहे होते हैं ना। बाज़ वक्त कंप्यूटर भी डिसीजन जनरेट कर देता है, लेकिन कंप्यूटर की डिसीजन जनरेट करने की एबिलिटी बहुत एवरेज है। वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी आपको इसलिए यूज करते हैं ताकि कंप्यूटर के बेसिस पे अच्छा असिस्टेंस मिल जाए, डिसीजन आप खुद करेंगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की जो क्वालिटी है वो अभी तक रेप्लिकेट नहीं किया है कंप्यूटर ने, बट वी यूज सॉफ्टवेयर फॉर डिसीजन मेकिंग। बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और लेकिन डिसीजन तो आपका अपना होता है। आई टोटली एग्री विद यू। एज ऑफ नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जैसे बात की है तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसको अभी तक किसी ने compete नहीं किया, हमारे जितने भी एआई की टूल्स हैं। तो बिल्कुल। बट स्टिल क्वेश्चन इज दैट कि हमारे इनपुट्स तो बेशक हम ही इनपुट दे रहे होते हैं तमाम पैरामीटर्स, लेकिन क्या डिसीजन, क्योंकि वो हेल्प आउट करता है हमें क्विक डिसीजन मेकिंग के अंदर या उसके अंदर, लेकिन क्या हम डिसीजन लेते वक्त जो हमारा उसको रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ, क्योंकि इन्होंने विद द टाइम ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चीजें इवॉल्व हुई होती हैं, उन्होंने कुछ लर्निंग की होती है, उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले रहे होते हैं। हम्म। जी, तो सर मेरा बिल्कुल यहाँ टूल यूज करना चाहिए, लेकिन टूल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना। आपने कंप्लीट कर लिया, सॉरी। जी जी। सर जी। मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो भी रिस्क है वो हम लेते हैं टोटल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। या तो राइट। हमारा एक्सपीरियंस होगा या किसी और का एक्सपीरियंस होगा। तो राइट। उसके अराउंड उसके सराउंडिंग ही हमारा रिस्क इवेल्युएट कर रहा होता है, इवॉल्व कर रहा होता है। जितना ज्यादा पर्सन एक्सपीरियंस्ड होता जाता है वो अपनी मिस्टेक से ही होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा ये हम टॉपिक कर रहे कह रहे हैं, ये हम ये बात कह रहे हैं कि रिस्क इवेल्युएट कर लें, हमें पता चल जाए कि हमें इतना ही लॉस होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉस उससे भी ज्यादा हो सकता है, और अगर हमारी किस्मत अच्छी चल गई तो उससे कम हो सकता है। एग्जैक्ट फिगर हम कैसे बता सकते हैं बिफोर टेकिंग द डिसीजन? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते और क्योंकि एक चीज unless हम नहीं उसको बता एक्सपीरियंस सकते, नहीं एक्यूरेटली नहीं करते। बढ़ाता, लेकिन हम चीजों को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, सिमुलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, और बहुत सारे टाइप के डिफरेंट एनालिसिस हैं, पैरेटो एनालिसिस कर सकते हैं। वो एनालिसिस के बेस पे हमें कुछ चीज़ें कंप्यूटर हमें प्रेजेंट करेगा जो हमें डिसीजन मेकिंग में एड करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के से जब ह्यूमन चेस खेलते हैं, तो अगर वो टाइम बार्ड ना हो डिसीजन कि आपने 1 मिनट के अंदर अंदर अगली मूव करनी है, तो अपनी मर्जी है जितना टाइम लगे, तो कंप्यूटर जीत जाता है। क्योंकि कंप्यूटर की एबिलिटी आजकल दो तरह की, एक तो वो रिपीटेटिव काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, दूसरा ये कि जैसे ये भी कह रहे थे इनाम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद कंप्यूटर कंप्यूटर लर्निंग करता है कि एक दफा वो मिस्टेक करने के बाद दूसरी मिस्टेक नहीं करता, उस मिस्टेक से वो लर्न कर लेता है। तो अभी भी, लेकिन अगर आप टाइम बार्ड कंपटीशन करें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर के सबसे जिसमें सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगा हुआ हो, तो चेस में ह्यूमन जीत जाता है। क्योंकि ह्यूमन के पास एक और पावर है जो कि कंप्यूटर के पास बिल्कुल नहीं है, दैट इज इंट्यूशन। यानी हम बाद वक्त फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं बगैर किसी लॉजिकल कंक्लूजन के, हाँ ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ये चीज पहुंचे। हम डायरेक्ट लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, जबकि कंप्यूटर पूरा प्रोसेस करके उस कंक्लूजन पे पहुंचेगा। तो आपके ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटीज है, लेकिन यस ट्रू, सारे रिस्क आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाज वक्त ऐसे रिस्क आ जाते हैं जो आपने लिखा ही नहीं था। जैसे तरीम करी, जैसे कोरोना का रिस्क किसने लिखा था कि भाई हम बिजनेस करेंगे तो कोरोना का रिस्क आ जाएगा, आ गया। अभी एक नया चैलेंज है, उसकी वजह से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, लोगों को फायर करना पड़ रहा है, बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, लोगों की इनकम पुअर हो रही है, रिसेशन के अंदर में और ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गई। ये किसी ने भी अपने बिजनेस के लिए इतना डीप डाउन नेगेटिव पिक्चर नहीं एलेबरेट किया हुआ, लेकिन आ गया। ये सारी चीजें जो है ना, वो सारे रिस्क आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, दैट आई एग्री। इनाम गुड पॉइंट, मैंने आपको उसके बाद नंबर दिए। अच्छा, अब आ जाइए। तो ये चैलेंजर की बात हो गई।
तो देखिए, दो तरह के डिसीजंस आप लाइफ में करते हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको जरा सा समझो तुम लोग हैं। दो तरह के लाइफ में डिसीजन करते हैं, एक रूटीन डिसीजन, एक नॉन रूटीन डिसीजन। अच्छा, जब आप रूटीन डिसीजन करते हैं तो उसमें रिस्क कम है। मिसाल के तौर पे आपने टिश्यू पेपर खरीदना है, अब आप जाते हैं, आपका फेवरेट ब्रांड है फर्ज कीजिए कि रोज पेटल, आप आउटलेट पे जाते हैं, रोज पेटल नहीं है, नो इश्यू, आप फे उठा लेते हैं बिकॉज इट विल वर्क। इस डिसीजन में आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप वो 50 रुपए या 100 रुपए में खरीद रहे हैं और वो टिश्यू पेपर के डब्बे सही होते हैं, और अगर एक डब्बा खराब भी निकल जाए तो ये कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है जो आप ले रहे हैं। तो इस तरह के, और रूटीन में ले रहे हैं तो यू प्रैक्टिस दिस, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। तो रूटीन डिसीजन आप आमतौर पे करेक्ट लेते हैं, और उसके लिए आपको किसी मेंटल प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि आप आदी होते हैं डिसीजंस के लेने के लिए। लेकिन जो नॉन रूटीन डिसीजंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस लिहाज से कि नॉन रूटीन डिसीजन में आपका पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, आप जानते नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, और उसके पैरामीटर्स भी वेल डिफाइंड नहीं है आपके पास। तो एज ए रिजल्ट आप तो पूरी अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं, एनालाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं विच में नॉट बी करेक्ट द करेक्ट या बेस्ट डिसीजन। मिसाल के तौर पर जब आप सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, बाज़ लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, अब जिंदगी में आप मुश्किल से 5-6 गाड़ियां खरीदेंगे, 10 गाड़ियां खरीदेंगे, यानी अगर मैं आपके एवरेज लगा लूँ तो 3-4 साल के ऊपर एक गाड़ी खरीदेंगे। तो इस अभी जो गाड़ियों को खरीदना पैरामीटर है, 4 साल के बाद वो वैसे ही चेंज हो जाएगा, डिफरेंट गाड़ियां आ जाएंगी, डिफरेंट प्राइसेस आ जाएंगे, डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। तो रियली आज का एक्सपीरियंस उस वक्त कंपेरेबल नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस काम आएगा लेकिन इतना कंपेरेबल नहीं होगा। तो इनफ्रीक्वेंट डिसीजंस में आदमी गलती कर लेता है, और उसमें चूंकि ज्यादा फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो गलती नहीं भी करता है तो भी उसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, और वो जो लोग कमेंट करते हैं उसकी वजह से कॉग्निटिव डिसोनेंस बढ़ जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के लाया, 8 लाख रुपए की गाड़ी है, अपने हिसाब से मैकेनिक से भी चेक कराया, सब चीजें किया, और उसके बाद जो है ना मैं घर पे लेकर आया, बेगम को दिखाया, बेगम कह रही है किस कलर की गाड़ी उठा लाए, गाड़ी में बैठा के सैर कराया तो कह रही ये तो बिल्कुल बलीला है, बेकार गाड़ी है। अब क्या होगा, आपके दिल में एक होगी यार मैंने पैसे खर्च कर दिए और फिर सही गाड़ी नहीं खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीद लेता तो अच्छा था। लेकिन ये जो है डिसीजन मेकिंग का फॉल्ट, बाज़ वक़्त हो सकता है कि बाज़ वक़्त आप ऐसी गाड़ी ले रहे हैं जिसका चेसिस क्रैक हो, आपने सही तरीके से इंस्पेक्ट नहीं किया तो ये एक रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन वैसे राइट डिसीजन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो अनफोर्सीन होती है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये मैंने शायद राइट डिसीजन नहीं किया। जैसे आप घर खरीदते हैं, घर जाहिर है कि आप जिंदगी में 1 दफा 2 दफा या 3 दफा खरीदेंगे, तो ये इसके लिए आप बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। मैं अपने एक जानने वाले साहब को जानता हूँ, वो पिछले 1 साल से एक अपार्टमेंट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही इज सो कंफ्यूज्ड, तो अभी तक नहीं अपार्टमेंट डिसाइड कर पाए। कंफ्यूज इसलिए कि जिंदगी में पहली दफा अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो उनको क्राइटेरिया नहीं पता, उनको मार्केट नहीं पता। फिर अपार्टमेंट खरीदने के बाद पता चलता है कि इसमें हवा नहीं आती है, यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, यहाँ पानी नहीं आता है, यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है। इस तरह की चीजें आपको वहां रहने के बाद पता चलती है। तो अब आप कहते हैं यार ये तो गलत डिसीजन हो गया। गलत डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आप जो दूसरा डिसीजन लेते हैं उसके साथ भी कुछ नेगेटिविटी होती। तो आपने जो डिसीजन लिया सोच समझ के लिया, उसके साथ नेगेटिविटी काम है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट डिसीजन। जितना आदमी के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस का लेवल ज्यादा होता है ना, उतना वो अपने डिसीजन पे ज्यादा पछताएगा। जितना कॉग्निटिव डिसोनेंस का लेवल कम होगा, उतना डिसीजन पे उसको रिग्रेट नहीं होगा। तो ये भी एक ह्यूमन फैक्टर है कि डिसीजंस को बाज़ औक़ात छोटा सा कोई एलिमेंट है और आपको लगता है कि यार ये तो मैंने खराब डिसीजन ले लिया, आप सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं उस डिसीजन की जो होती है। जी कोई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग में कॉमन सेंस भी तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप उन घर की एग्जांपल दे रहे हैं तो ये एक, जब हम घर खरीदने जा रहे हैं या कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब जी कि जी छत उसमें लाजमी हो। तो मैं वही घर देखूंगी जिसमें छत इन्वॉल्व हो, वो रोड फेसिंग ना हो इतना क्योंकि उसमें शोर आता है। अब मैं घर खरीद लूँ बिल्कुल एंड उस पे गली के बाहर, और फिर मैं ये कंप्लेन करती रहूं कि भाई यहाँ तो इतना शोर है, यहाँ तो इतना शोर है। तो एट टाइम्स हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारा कॉमन सेंस बहुत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उस कॉमन सेंस को आपकी बुक में इंट्यूशन कह रहे हैं, ठीक है? इंट्यूशन पे अभी हम बात करेंगे। बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। देन घर खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि इसके गटर हर रोज उबल जाता है। अब ये तो आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं नहीं था,
यू नीड टू रेक्टिफाई दैट, ठीक है। या ये कि बारिशों में पानी अंदर चला आता है वो आपने नहीं देखा, या इसकी छत टपकती है बारिशों में, वो आप कैसे चेक करते जब तक ये बारिश ना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपके पैरामीटर में नहीं होती हैं, या आपके वहम गुमान में भी नहीं होता। आपके पड़ोसी खराब निकल आते हैं, वो तेज म्यूजिक चलाते हैं। अब ये चीजें जब वहां पे रहेंगी तभी पता चलेगा। इसलिए बहुत सारे डिसीजन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो रियलिटीज सामने आती है। यू नीड टू फेस दोज रियलिटीज एंड रिजॉल्व दोज रियलिटीज। इस तरह आप अपने बहुत सारे डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं और उस पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। वरना क्या होगा, आप हमेशा डिसीजन लेंगे और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस होता रहेगा एंड इट विल बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, तो इसको प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो है रूटीन बाइंग है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो है नॉन रूटीन बाइंग या डिसीजन है, ठीक है। अब रूटीन में जो नॉन रूटीन बाइंग डिसीजन है उसके लिए एक साइकिल बनाया गया है कि जनाब अगर इस साइकिल पे आप चलें तो उम्मीद है कि यू विल टेक ए बेटर डिसीजन। ये रैशनल साइकिल है। क्या रैशनल साइकिल है कि आप सबसे पहले एनालाइज द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, 30 साल से रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड यू वांट टू गो टू योर ओन हाउस। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया, प्रॉब्लम डिफाइन हो गया। पैसे कितने हैं आपके पास? आपके पास 1 करोड़ है। अब अपार्टमेंट देखने जाते हैं, 2 करोड़ रुपए से कम का अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल। तो आप फिर उसको क्या प्लान करते हैं कि यार ठीक है, मैं 2 करोड़ वाला अपार्टमेंट मेरे मतलब का है, वो भी रोड फेसिंग या वेस्ट ओपन या 4 कमरे वाला या 3 कमरे वाला, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मिल रहा है। बट तो फिर आप क्या करते हैं, ठीक है मैं 1 करोड़ अपफ्रंट पे करूंगा, 1 करोड़ को मैं लीज करा लेता हूँ, क्योंकि मैं रेंट भी तो दे रहा हूँ। ये आपने एक ऑप्शन जनरेट किया, फिर ऑप्शन पे भी नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम का स्कोप डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम का स्कोप क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, जब कोई हमारे ओनर्स के साथ इश्यू होता है वो कहता है घर खाली कर दो, फिर मुझे दूसरा ढूंढना पड़ता है, उसमें मुझे कॉस्ट लगती है, सामान की टूट फूट होती है, टाइम ज़ाया होता है, और आई कीप ऑन डूइंग दिस। तो अगर मेरा अपना घर होगा तो उसको मैं सही तरीके से मेंटेन भी कर पाऊंगा। किराए के घर को ज़ाहिर है लोग इतना मेंटेन नहीं करते, तो और फिर उसमें मैं आराम से रहूंगा, कंफर्ट रहेगा, कोई मुझे वहां से निकालेगा नहीं। इन सब इश्यूज की वजह से आप कहते हैं मैं अपना घर ले लेता हूँ। अपना अपार्टमेंट लेने के लिए फिर आप, यानी आपका प्रॉब्लम डिफाइन हो गया कि ये प्रॉब्लम है। अब आप जनरेशन ऑफ सोल्यूशन करते हैं। मैं अपार्टमेंट के लफ्ज एक्चुअली गलत बोल रहा हूँ, आपको उसको रहने के लिए परमानेंट जगह नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि प्रॉब्लम डिफाइन हो गया तो आप करते हैं जनरेशन ऑफ सोल्यूशंस। अब सोल्यूशन क्या है? आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप आजकल जो पाबंदी है उसके ऊपर, लेकिन पिछले दिनों में बहुत हो रहा था, कोई एक फ्लोर ले सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में से कोई एक फ्लोर खरीद सकते हैं, ये भी हो रहा है आजकल। तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं, आप जमीन खरीद करके अपना घर बना सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन जनरेट करने के बाद हर एक के प्रोज एंड कॉन्स आप देखेंगे, यानी आप रिलेटिव एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद पता चला यार घर प्लॉट खरीद के तो मैं बना नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। और प्लॉट में जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई और भी ओनर निकल आता है, तो मैं चूंकि लो रिस्क आदमी हूँ तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो प्लॉट का ऑप्शन खत्म हो गया। अभी आप रिलेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे तो सब बाहर चले जा रहे हैं, मैं घर खरीदूंगा, उसमें कमरे भी होंगे, छत भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसको मेंटेन करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे घुटने में भी दर्द होता है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको मेंटेन करूँ। कभी प्लम्बर को बुलाना होता है, कभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होता है, कभी स्वीपर को बुलाना होता है, और कभी एसी को ठीक करने वाले को बुलाना होता है, ये सारी चीज़ें मसले। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपार्टमेंट ले लेता हूँ, उसमें सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा, और वहाँ पे 24 आवर्स ऑलमोस्ट प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन ये सब अवेलेबल होते हैं, तो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, यानी मैं इस एज में हूँ कि मेरे बच्चे शादी कर चुके हैं, अपार्टमेंट इज ए गुड डिसीजन फॉर मी। लेकिन दूसरे केस में अपार्टमेंट में नॉट बी ए गुड डिसीजन फॉर यू, ये आपका अपना केस है। तो एक ही सिचुएशन में नया नाजमात इस एग्जाम्पल, जी बिल्कुल, नया नाजमात में बिल्कुल अभी बारिश के बाद पता चला वो तो पानी में डूब जाता है। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ। अब अपार्टमेंट कहाँ पे लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, कॉलेज में नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, सब ग्रोन अप हो चुके हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा दूर भी अपार्टमेंट ले लूँ तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर रिफ्रेशिंग जगह हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा हो, पोल्यूशन ना हो रही हो। तो देयरफॉर मैंने कहा कि मैं यहाँ पे अपार्टमेंट, ये मेरे डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट्स। और फिर मैं एक डिसीजन ले लेता हूँ। डिसीजन लेने के बाद फिर एक्वायर कर लेता हूँ। एक्वायर करने के बाद मैं पोस्ट
परचेज एनालिसिस करता हूँ या पोस्ट डिसीजन एनालिसिस करता हूँ, फिर उसमें से जो लर्निंग होती है वो अपने दिमाग में फीडबैक रख लेता हूँ कि आइंदा जब मैं ये काम करूँगा तो ये मेरी लर्निंग्स है। तो ये होता है रैशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। इसके स्टेप्स हैं, ये थोड़ा आगे है, लेकिन इसका चूंकि यहाँ पे मतलब बनता था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया 6 स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग 7.4। इसमें उन्होंने स्टेप की शक्ल में दिखाया है और दूसरी बुक्स में ये साइकिल की शक्ल में दिखाते हैं, मगर ये स्टेप्स वही हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग कहलाता है, एक जो सिंपल है, जो आप डिसीजन रूटीन मैटर, पहले सुबह उठ रहे हैं, आपने मुंह धोना है, तो इसके लिए आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कहाँ जाके मुंह देना है और कैसे मुंह देना है, बिकॉज आपने इतनी दफा दुनिया में ये काम किया है कि इट इज ए प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, ये टूथपेस्ट है, ये ब्रश है, आपने कर लिया, इज ए प्रोग्राम डिसीजन। इस तरह और जितने भी आप आम डिसीजन लेते रहते हैं प्रोग्राम डिसीजन है। जैसे आप डाइन आउट के लिए जाते हैं तो आप ज़्यादा हाई रिस्क आदमी है तो नए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, मेरे तरह का आदमी जिस रेस्टोरेंट में जाता है उसी में जाता रहता है। मैं लो रिस्क का आदमी, तो आप नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाद वक्त आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वाव फैक्टर, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब बाद वक्त आप कहते हैं यार मैं इधर गलत आ गया। ठीक है, तो हाई रिस्क नो रिटर्न ये भी होता है, तो हाई रिस्क नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद इंट्यूशन और एक्सपर्टीज का जो है ना डिस्कशन है पूरे इसमें, कि इंट्यूशन क्या है और एक्सपर्टीज क्या है, कोई साहब बताएंगे? So intuition is basically your gut feeling that ये चीज सही है, ये चीज गलत है, like आपको but expertise is that you're absolutely sure ये आपका experience हो चुका है, so you know कि ये सही है. Intuition is that आप like sixth sense या gut feeling है कि हाँ शायद ये सही हो सकता है, the probability of this might be true or might be वेरी गुड untrue, तानिया, so that is the difference. तुम बरमूदा में ना इस वक्त? हाँ जी. बड़ी तुम्हारी अकल काम कर रही है वहाँ। गुड। तो बिल्कुल सही बात है कि इंट्यूशन जो है बेसिकली आपका सिक्स सेंस होता है, गेट फीलिंग होती है। जैसे अगर आपने चेस खेलते हुए लोगों को देखा हो तो लोग बड़ी तेजी से चाल चल लेते हैं, हालांकि उस चाल को चलने के अगर स्टेप्स देखें कि भाई मैंने ये भी देखा तो उसके बाद ये चाल चलिए, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि उसके अंदर उनकी एक्सपर्टीज है तो बगैर उन स्टेप्स के थ्रू गए हुए दिमाग में पता नहीं कौन सा न्यूरो मैकेनिज्म काम करता है, इंटरकनेक्टेड मैकेनिज्म काम करता है, तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच गए। ये इंट्यूशन। और इस किताब में बड़े फाइन डिफरेंस बताया कि इंट्यूशन और एक्सपर्टीज बेस्ड इंट्यूशन में क्या फर्क है। ये इसी किताब में मैंने पढ़ा है, दूसरी किताबों में मैंने ये चीज नहीं पढ़ी कि इंट्यूशन और एक्सपर्टीज बेस्ड इंट्यूशन क्या होता है। तो और बहुत सारे डिसीजन आपको इंट्यूशन से लेने पड़ते हैं। जब आप मैनेजर हैं तो आप तो के पास तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एक मैनेजर का फोकस स्पैन 7 मिनट होता है, क्योंकि अभी एक काम किया, किसी से फोन आ गया, कोई आपसे मिलने आ गया, कोई आपसे कोई और प्रॉब्लम सबऑर्डिनेट लेकर के डिस्कस करने आ गया, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पूरा एनालाइज करें सिचुएशन को और फिर डिसीजन लें। और अगर आप करेंगे भी तो इट विल टेक टू मच टाइम और इन्फॉर्मेशन विल बी सो कॉस्टली कि जब वो सारा इन्फॉर्मेशन और टाइम खर्च करने के बाद वो डिसीजन लें तो टाइम ही शायद गुजर चुका हो, क्योंकि आप तो बाज़ डिसीजन ऑन द स्पॉट लेते हैं, अर्जेंसी में लेते हैं। तो मैनेजर्स बहुत सारे डिसीजन इसी वजह से इंट्यूशन बेस्ड लेते हैं। तो बाज़ मैनेजर्स के इंट्यूशन अच्छे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको गिफ्टेड क्वालिटी दी हुई है कि वो इंट्यूशन बेस्ड, उनको लगता है कि डिसीजन ठीक है और डिसीजन ठीक होता है। तो सम मैनेजर्स आर गॉड गिफ्टेड इन दैट। लेकिन इस किताब ने ये बात कही है कि इंट्यूशन वो लोग यूज़ करें जिनके पास एक्सपर्टीज हो उस एरिया में, तो ज़्यादा बेहतर इंट्यूशन का यूसेज होता है, क्योंकि उनके दिमाग में उसकी एक्सपर्टीज के बेस पे जो सोल्यूशन आता है वो होता तो इंट्यूशन बेस्ड सोल्यूशन है, क्योंकि लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है या एनालिसिस नहीं की हुई होती है, उसके बावजूद आप डिसीजन कर रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा बेहतर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन करते हैं कंपेयर टू आम लोग इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन करते हैं। तो ये इसने बताया कि जनाब ये होना चाहिए, सब लोग पढ़ना। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं जो डिसीजन से रिलेटेड हैं। एक कहलाता है बाउंडेड रैशनैलिटी।
बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है कि हमारी अकल बहुत बड़ी अल्लाह ने बनाई है, लेकिन ये महदूद भी है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पैरामीटर्स में है ही नहीं, हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं तो अपनी बाउंडेड रैशनैलिटी से करते हैं, यानी जो हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस है उससे पर्सपेक्टिव से करते हैं, जनाब ये चीज़ पॉसिबली ये हो सकती है, क्योंकि हमारे फिर 5 सेंसेस से हम अपना इनपुट लेते हैं, और 5 सेंसेस आपको रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप गर्म पानी से ठंडे पानी में हाथ डालें तो ठंडा पानी भी आपको गर्म लगेगा, तो आपका जो 5th सेंस है वो आपको 5 सेंसेस जो है आपको रिसीव कर रहे हैं, तो 5 सेंसेस रिसीव भी करते हैं। तो इस वजह से आपके पास जो रैशनैलिटी होती है वो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है, लिमिटेड रैशनैलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइट वे में चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में लेते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद तो एक बच्चा भी डिसीजन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना होता है, मैनेजर्स को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना होता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड कॉस्ट और जो उसके अंदर प्रोसेस इन्वॉल्व है और टाइम इन्वॉल्व है। रिस्क और अनसर्टेनिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्क के साथ अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है? अनसर्टेनिटी के साथ ये है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि आप किसी चीज़ को प्रिडिक्ट ना कर सके। तो और प्रिडिक्ट नहीं करने में एक वजह ये भी आती है, जैसे एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब वो कोई नया लॉन्च कर रहे हैं आईपैड तो या आईपॉड, वो कितने कस्टमर्स खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि ये उनका नया प्रोडक्ट है, और नया प्रोडक्ट को कस्टमर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट इज ऑलवेज ए चैलेंज। फैशन वालों को भी यही चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि उन्होंने फैशन के स्टाइल में कपड़े लटका तो दिए, जनाब ये इस तरह का कपड़ा है, अब वो उसे लड़कियां खरीदेंगी नहीं खरीदेंगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दे एंटिसिपेट, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तो हम एक्यूरेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो प्रेफरेंसेस होती हैं उनको गूगल रिकॉर्ड कर रहा है, आपका जो परचेजेस करती हैं उसके ऊपर आप रिकॉर्ड हो रहे हैं कि आप क्या क्या परचेजेस कर रहे होते हैं, और उसको यूज़ भी किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने ब्राउज़र पे टिकट चेक करें कि जनाब कराची टू अमेरिका जाने में, कराची टू न्यूयॉर्क जाने में मुझे कौन से एयरलाइन से सस्ते टिकट मिलेंगे। तो आपने सर्च किया गूगल पे, आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको टर्किश एयरलाइंस, बांग्लादेश एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, ये सब आपको मैसेज भेजना शुरू कर देंगे, जनाब कराची टू अमेरिका टिकट इतने का है, इतने का है। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रैक हो रहे हैं। आप ट्रैक होने की वजह से आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसको कंप्यूटर एनालाइज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और वो फिर बता रहा है सेलर को कि जनाब ये वाला कस्टमर आपका लाइकली कस्टमर है, इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल मैच कर रहा है, इसका सर्च पैटर्न मैच कर रहा है, तो उसको एक्यूरेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन और एक वक्त आएगा कि वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर देगा, जिस तरह से इस तरह तरक्की हो रही है वर्चुअल रियलिटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक वक्त आएगा कि कंप्यूटर प्रेडिक्ट कर देगा कि अगले महीने आप क्या क्या परचेजेस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को आपकी इनकम पता है, आपकी बाइंग प्रेफरेंसेस पता है, आपकी बाइंग टाइमिंग्स पता है, आपके ब्रांड्स पता है, ठीक है, उस तरह वो प्रेडिक्ट कर देगा। बट ये अभी उस प्रेडिक्शन पे इतना एक्यूरेट नहीं है, मगर काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं, और गूगल इस कंट्रोल का फ़ायदा उठा रहा है। ये जो आप देखें कि जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, और उसमें वही ऐड आते हैं जहाँ पे जो कि कंसर्न लोग उस चैनल को प्रेस करते हैं उस सर ये अब ये गूगल, फेसबुक, देर ऑल मूविंग टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। बेसिकली दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर हम कोई भी प्रोडक्ट की बात भी करें ना, सो दे बात करें, कहीं टाइप करें, दैट विल रिपीटेडली कम ऑन योर फीड, और आप कोई एक चीज बार बार देखते हो ना, you're eventually inclined towards it and you'll end up buying it. So that is what they're trying to do. they are doing। और आप जो फेसबुक में प्रमोट करते हैं पैसे दे करके अपने प्रोडक्ट को, क्या कहते हैं उसे? फेसबुक क्या कहते हैं? फेसबुक पे पेड मार्केटिंग, उसके लिए एक और वर्ड भी है बहरहाल। तो वो यही होता है कि वो आप पैसे दे दें, $5 $10 एक हफ्ते के लिए, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा देगा जो ये प्रोडक्ट हाईली लाइकली खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड है कि पास में उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, आपको इसी तरह मार्केटिंग करके देते हैं, एंड इट गिव्स रिजल्ट्स। इसलिए फेसबुक पे प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है।
गूगल पे भी प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एड्स जो है अब टेलीविजन से हट करके सब और प्रिंट मीडिया से हट करके गूगल और फेसबुक और यूट्यूब पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो आइंदा जाकर के शायद बेहतर हो जाए, लेकिन अभी इसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे भी आपको डिसीजन लेना होता है। तो एम्बिगुअस इन्फॉर्मेशन भी मिसगाइडिंग भी हो सकता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट। अच्छा, सेटिस्फाइसिंग डिसीजन क्या होता है? ये यहाँ पे जो खातून की पिक्चर दिखाई है बहुत पुरानी पिक्चर है, इसमें एक खूबसूरत लड़की भी है और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की चुड़ैल भी है। तो अब आप जो है वो किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं ये बताने की कोशिश की। एक ही सिनारियो को डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो जाता है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं, कुछ लोगों के लिए थ्रेट हो जाता है। अब सेटिस्फाइसिंग डिसीजन क्या होता है? व्हाट इज सेटिस्फाइसिंग? इसको लेने के बाद आप सेटिस्फाइड रहे कि हाँ भाई मैंने जो किया सही किया, आई वाज राइट, जस्टिफाइड। ओके, और कोई? देखिए, एक होता है बेस्ट डिसीजन। आपको पता है बेस्ट डिसीजन ये है। अब इतने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से आप बेस्ट डिसीजन पे नहीं जा सकते। फिर आप जाते हैं ऑप्टिमल डिसीजन पे, वो डिसीजन जो ज्यादातर पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर दे। यानी बेस्ट डिसीजन तो ये है कि मैं डिफेंस में जाकर के 1000 गज का घर खरीद लूँ फेज 8 में समुंदर के सामने, लेकिन इट इज टू कॉस्टली फॉर मी, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो अब मैं बेस्ट डिसीजन से जाकर के उस पैरामीटर पे आऊंगा जो मोस्ट लाइकली है, तो आई विल गो फॉर ऑप्टिमल डिसीजन, ठीक है। और ऑप्टिमल डिसीजन के बाद बाज़ औक़ात आप लोग उससे क्लोज ये सेटिस्फाइसिंग डिसीजन पे जाते हैं। सेटिस्फाइसिंग डिसीजन वो होता है जो ज्यादातर स्टेक होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होता है। दैट इज सेटिस्फाइसिंग, दैट इज नॉट द बेस्ट डिसीजन। बेस्ट डिसीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है 20 मिलियन रुपीस इस प्रमोशन पे खर्च करे, उससे रिजल्ट आएंगे। लेकिन आपके जो शेयर होल्डर्स है वो कहते हैं नहीं भाई 20 मिलियन खर्च करोगे तो हमें प्रॉफिट में क्या मिलेगा, इसलिए वो कहते हैं तुम 20 मिलियन नहीं खर्च करो, 10 मिलियन खर्च करो। तो क्या होता है, ये शेयर होल्डर को भी मुतमईन कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी मुतमईन कर रहा है, कस्टमर्स को भी मुतमईन कर रहा है। तो ज्यादातर स्टेक होल्डर्स इस डिसीजन से कंफर्टेबल है। तो ये बेस्ट डिसीजन तो नहीं है मगर ये सेटिस्फाइसिंग डिसीजन। तो बहुत सारे सिचुएशंस में आप सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेते हैं, कंप्रोमाइजिंग डिसीजन लेते हैं, ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं जो शेयर कर रहा था वो ये शेयर कर रहा था कि प्रिजनर्स डायलेमा। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? कैन यू सी दिस? नो सर, नजर नहीं आ रहा। प्रिजनर ए, प्रिजनर बी आपको नजर नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। सर आ रहा है। अब आ रहा है ना? ओके। देखिए, दो आदमी मिलकर के जुर्म करते हैं, कोई जुर्म करते हैं जिससे उनको काफी पैसा हासिल होता है, वो पैसे वो कहीं जाकर के छुपा देते हैं। पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर दोनों को पकड़ लेती है, पकड़ करके अलग अलग सेल्स में उनको बंद कर देती है। अब उनके पास इनको पता है, इनको ये बात पता है कि पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि इनको पकड़ सके, लेकिन कानून ये है कि अगर आप कन्फेस कर लेंगे तो सिर्फ आपको 1 साल की सजा होगी, और दूसरा कन्फेस करेगा तो उसको, दूसरा कन्फेस नहीं करेगा तो उसको 8 साल की सजा होगी, और दोनों कन्फेस कर लें तो 5-5 साल की सजा होगी, और दोनों कन्फेस ना करें तो सिर्फ साइलेंट रहें तो 2 साल की सजा होगी। अब इसमें बेस्ट सोल्यूशन सबको मालूम है कि दोनों कन्फेस ना करें तो दोनों को कम सजा होगी, लेकिन ए सोचता है कि यार मैंने कन्फेस नहीं किया और बी ने कन्फेस कर लिया तो मैं तो 8 साल के लिए जाऊंगा। इसी तरह बी सोचता है कि मैंने कन्फेस नहीं किया और ए ने कर लिया तो मैं तो 8 साल के लिए जेल में जाऊंगा और वो बच जाएगा। एज ए रिजल्ट दोनों कन्फेस कर लेते हैं। तो एक अच्छे सोल्यूशन की मौजूदगी के बावजूद, बेस्ट सोल्यूशन के बावजूद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वो ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर डायलेमा ये तुम्हें मिल जाएगा नेट पे, नहीं मिले तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस में आप, बिजनेस सिचुएशन में आप प्रिजनर्स डायलेमा वाले डिसीजन लेते हैं जो बेस्ट नहीं होते, बट गिवन द मूव ऑफ अदर पर्सन
आप ऑप्टिमल डिसीजन पे चले जाते हैं। बिजनेस से एग्जाम्पल देता हूँ, कोला मार्केट में 2 ही कॉम्पिटिटर है मेनली, पेप्सी और कोक। दोनों बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हैं एडवर्टीजमेंट में कि ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। अच्छा, अब अगर ये दोनों एडवर्टीजमेंट ना करें तब भी इनका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि इनके अलावा कोई कोला है ही नहीं मार्केट में। लेकिन इनको एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। अगर पेप्सी बंद कर देगा एडवर्टीजमेंट कि चलो नहीं करते एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट तो बिक रहा, तो क्या करेगा, कोक बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू कर देगा, कोक ज्यादा एडवर्टीजमेंट शुरू कर देगा ताकि पेप्सी कोई ना खरीदे और सब कोक खरीदे। एज ए रिजल्ट ए भी फिर एडवर्टीजमेंट करेगा, पेप्सी भी एडवर्टीजमेंट करेगा। तो दोनों के पास एक बेस्ट सोल्यूशन मौजूद है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पर्सन, अनदर कॉम्पिटिटर, you take optimal decision rather than best decision. This is called prisoner dilemma. क्या ख्याल है इसके बारे में? बेटा तुम लोग तो अब भाग रहे हो, अब बच्चे भी कम रह गए। सर असल में थोड़ी सी थकन हो गई है। क्यों? बोल तो मैं रहा हूँ, तुम तो लेट ही हुई हो। नहीं सर, सुन भी तो रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, खत्म करते हैं उसके। आई अंडरस्टैंड, आज मैंने तुम लोग को अंडर प्रेशर कर दिया, अपॉलॉजीज फॉर दैट। असल में हुआ ये कि मुझे एक क्लास लेनी पड़ गई सप्लाई चेन की, तो वो उसके लिए मुझे जो है ना वो कल क्लास लेनी पड़ी, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को, तो ये तो मैं यहाँ तक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। एसएस अल्टरनेटिव्स में 196 पेज पे है, वो फिर इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे अगली दफ़ा। और अगली दफ़ा तो वैसे भी यार ये चैप्टर तो मैंने बहुत कम पढ़ाया तुम लोग को, बहुत बदमाश है तुम लोग। तो ये मैं पेज याद रखना, अब तुम लोग 196 से स्टार्ट करेंगे, लिख लो अपने पास, पेज 196 से स्टार्ट करेंगे अगली दफ़ा। यहाँ तक काफ़ी है, अंडरस्टैंड कि अब तुम लोग का इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रहा है। अप्रिशिएट कि आप लोगों ने एक्टिव लिस्टिंग की, पार्टिसिपेट किया। थैंक यू जाम कि तुम थ्रू आउट इसमें मौजूद रहे, और जो लर्निंग इंशाल्लाह इससे तुम्हें अच्छा होगा, फ़ायदा होगा। तो अब सैटरडे को क्लास है, और वो आप लोगों को बहुत पहले बता दिया जाएगा, 2-3 दिन पहले, वेदर इट इज़ फिजिकल और ऑनलाइन। तो अगर ज़्यादा वाक़यात हो रहे होंगे इसके कोरोना के, तो इसको ऑनलाइन ही रखेंगे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और ज़ाहिर है डिस्टेंट लर्नर्स के लिए तो हर सूरत में ऑनलाइन होगा। और इसको ऑर्गेनाइज वे में करना, क्योंकि तुम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, मुझे तुम लोग की ये बात अच्छी लगती है कि तुम लोग में थोड़ा नॉर्म्स और कल्चर है। जब एक बोलता है तो दूसरा चुप हो जाता है, सब मिल के नहीं बोलते हैं, विच इज़ ए गुड साइन कि तुम लोग काफ़ी मैच्योर बच्चे हो। इस एज के लिहाज से तुम लोग की मैच्योरिटी बहुत अच्छी है, दैट आई रियली अप्रिशिएट। तो सी यू ऑन संडे, एंजॉय योर वीकेंड, वॉट एवर इज रिमेनिंग, एंड सैटरडे तो इंशाल्लाह सैटरडे को क्लास होगी जिसमें प्रेजेंटेशन होगी। एनी क्वेश्चन? सर ये प्रेजेंटेशन इज जो हम बुक्स के ऊपर, राइट, द बुक्स दैट वी डिसाइडेड। जी 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 बिल्कुल। आपने अप्रूवल ली है ना सबने किताब की? कोई नहीं, मैंने किताब मेरी ये बुक अभी present रहती कर है, रहा आई विल पोस्ट इट टुडे। आई हैवंट। प्लीज पोस्ट कीजिए, ताकि वो ऐसी बुक हो कि मुझे लगे कि मैं ज्यादातर अप्रूव ही कर देता हूँ। कोई एक आध ऐसी किताब होती है तो मैं मना कर देता हूँ, ज्यादातर अप्रूव कर देता हूँ। तो इसलिए आप प्लीज अप्रूवल ले लीजिए ग्रुप के अंदर। Sure. उसका एक फायदा ये Sure, होता है डुप्लीकेशन ना हो, कि वो एक साथ कर सही रहा है आप भी वही करें। ओके, तो थैंक यू सही है। वेरी मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू टू सिया कि वो सारी चीजें अरेंज कर रही है। सिद्रा चली गई क्या? थैंक यू नो, सर। सिद्रा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हाँ, मुझे नजर आ गया। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।